गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक करेंगे बेटा। इसके बाद जो है ये हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा और इस टॉपिक का नाम है मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी कि सॉयल एरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। ठीक है, ये मृदा अपरदन बेसिकली होती क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात बताती हूँ कि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आसान टॉपिक है, इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में जो है आपको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद जो है आप एक रीडिंग से ही इसको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इसे कि मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन बेसिकली किसे कहते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन क्या होता है? कि देखो, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा यानी कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसे हम मृदा कह रहे हैं। और उसके अपरदन यानी कि उसका कटाव, उसका बहाव, जब वो बह करके जो है अपने बेसिक स्थान से वो आगे चली जाती है, जहां पर उसकी आवश्यकता होती है वो वहां से बह बह करके एक अलग स्थान पर पहुंच जाती है। और जिसके कारण क्या हो जाता है? जिसके कारण जो है पृथ्वी का, भूमि का, जहां पर हमें कृषि या अन्य कोई कार्य करना होता है उसका स्वरूप ही बदल जाता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसका जो है लुक ही चेंज हो जाती है। इस तरीके से जमीन बन जाती है। देखो, मृदा का जो बनना है बेटा और मृदा का जो अपरदन है, ये दोनों ही क्रियाएं क्या है? ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं और ये एक संतुलित तरीके से चलती रहती है। ये नहीं है कि मृदा बननी बंद हो गई है या मृदा अपरदन का कार्य बंद हो गया है। तो दोनों काम क्या होता है? दोनों जो है एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन सबसे अब जो है खराब बात क्या होती है? अगर मान लीजिए मृदा अपरदन और मृदा का बनना इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपरदन ज्यादा हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि ये संतुलन क्या हो जाता है? ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस संतुलन के खराब होने के क्या क्या कारण है? क्यों ये जो है खराब होगा? देखो, नंबर 1, वनोन्मूलन, यानी कि अगर वनों की आवश्यकता से अधिक कटाई की गई तो। ठीक है, अति पशुचारण, यानी कि अगर पशुओं को अत्यधिक चरने के लिए, ओवर ग्रेजिंग जैसे होता है कि बहुत ज्यादा जो है पशु अगर चरते ही रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि वो जो जमीन है उसकी जो उसकी जो मिट्टी की पकड़ होती है वो कमजोर हो जाएगी और मृदा अपरदन ज्यादा तेजी से होगा। ठीक है, उसके बाद निर्माण कार्य तथा खनन कार्य। निर्माण कार्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं उसके लिए लगातार खुदाई वगैरह चलती रहती है जमीन की, तो उससे भी क्या होता है? उससे भी मृदा जो है, उसका जो मृदा का जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से वो लूज हो जाता है, वो जो है वो ढीला पड़ जाता है। इस तरीके से हो जाता है कि उसमें जो है अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आवश्यकता से अधिक पानी या कुछ भी ऐसा होता है तो वो मृदा अपरदन उससे पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, खनन कार्य, बहुत ज्यादा खोदा खादी करेंगे, खाने, माइंस जो भी कर रहे हैं हम, वो अगर कार्य लगातार करते रहते हैं तो उससे भी मृदा अपरदन का एक वो महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो ये तो सब हो गए कि संतुलन खराब होने के कारण कि मृदा का अपरदन, मृदा का बनना और अपरदन, ये दोनों क्रियाएं जो है इनका अंदर ये संतुलित तरीके से होती है। लेकिन अगर इनका संतुलन खराब होता है तो वो किन कारणों से होता है? वो इन कारणों से होता है। ठीक है, और इन कारणों के बाद इन कारणों के परिणाम क्या निकलते हैं? कि अगर ये सारे काम होते रहे, वनोन्मूलन, वनों की कटाई जारी रही, अति पशुचारण की चलता रहा, निर्माण और खनन कार्य भी चलता रहा, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा बेटा कि जो बेसिकली जो हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे ये सब प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे पवन प्राकृतिक तत्व है, हिम नदी, ठीक है, जल, मृदा अपरदन, सब प्राकृतिक तत्व हैं। तो ये सब अलग अलग रीजन है जिनके कारण से जो है ये मृदा अपरदन तेजी से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जल मृदा अपरदन कैसे होता है। बहते हुए जल से किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है? जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा जो है बारिश होती है और इस तरीके से बहुत ज्यादा पानी जो है पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर पहले ही इन किन्हीं कारणों से, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर जो है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, वो उसकी पहले से ही खराब हो चुकी है। तो अगर बहुत ज्यादा तीव्र गति से उसमें पानी पड़ता है तो उससे क्या हो जाता है बेटा? उससे जो होता है कि ये इसके अंदर, ये देखो आप, ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैंने बनाने की कोशिश की है, ये थोड़ा ये लैंड दिखाई है मैंने और ये बीच में दरारें सी पड़ गई हैं इस तरीके से, ये गहरी गहरी मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं पानी ओवरफ्लो होने के कारण, पानी के ज्यादा आने के कारण। ठीक है, और ये फिर इस तरीके से मिट्टी ये कट कट के इसके अंदर से ये बाहर आने लगी है, मिट्टी आई हुई है सारी। ठीक है, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बन जाता है जमीन का
तो उससे क्या होता है, वो बहता हुआ जल क्या है, वो बहते हुए जल के कारण ये मृदा अपर्दन हो रहा है कि ये मिट्टी का कटाव हो रहा है, ये मिट्टी बह बह के आगे जा रही है। ठीक है, तो इस सारे स्ट्रक्चर में जो भी चीजें आती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, ये समझिए आप। देखिए, ये सबसे पहले ये जो है, ये जो बीच बीच में ये मोटी मोटी नाली टाइप्स जो बन गई हैं, इन नालियों को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे अवनालिका। ठीक है, अवनालिका अपर्दन। इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरीके की जमीन हो जाती है जिस पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी कृषि कार्य, कोई कल्टीवेशन वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी जमीन जब बन जाती है तो उस जमीन को हम क्या नाम देते हैं, उस जमीन को जो बेसिकली जो जोतने योग्य नहीं होती है उस जमीन को हम क्या कहते हैं, उत्खाद भूमि। ठीक है, यानी कि बैड लैंड जिसको हम कह रहे हैं। तो उत्खाद भूमि को चंबल में क्या कहा जाता है, चंबल के अंदर जो है उसे खड्ड नाम से जो है उसको बोला जाता है कि ये खड्ड है ये जमीन, यानी कि खड्ड मतलब ये बेकार, जहां पर कोई कृषि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये सब चीजें। और कई बार क्या होता है कि जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ ही नीचे की ओर बहने लगता है। जैसे ये देखो, ये जो नीचे की ओर बह रहा है, ठीक है, कि ये इतना ज्यादा पानी होता है कि इस तरीके से ये मिट्टी को साथ ले लेके ऐसे बहाने लग जाता है और मिट्टी की जो है ये ऐसे चादर सी बिछ जाती है। ठीक है, तो जो ये चादर सी बिछ गई है इसका भी क्या नाम रखा गया है बेटे, इसका नाम होता है चादर अपर्दन। ठीक है, ये मिट्टी इस तरीके से जो बिछ जाती है इसे हम कहते हैं चादर अपर्दन। ये तो हो गया जल मृदा अपर्दन कि किस तरीके से जल मृदा अपर्दन कार्य करता है। उसमें अवनालिका अपर्दन हो गया है, उत्खाद भूमि हो गई है, उत्खाद भूमि को चंबल में खड्ड कहा जाता है, उसके बाद चादर अपर्दन हो गया। तीन चीजें होती हैं बहते जल अपर्दन से। उसके बाद बारी आती है पवन अपर्दन की, कि पवन के कारण कैसे मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का बहाव होता है। ठीक है, ये देखो, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना। जब पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं, बहुत तेजी से पवनें चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में पवनें क्या करती हैं कि जो मैदान होते हैं, जैसे आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कभी बहुत ज्यादा जब आंधी तूफान चलता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो प्लेन एरिया होते हैं जहां पर किसी प्रकार के पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन एरिया होते हैं, वहां पर जो है ज्यादा मिट्टी उड़ती है बजाय जो है पेड़ पौधे वाले स्थान के। ठीक है, तो इससे भी जो है पवन से भी क्या होता है, बहुत तेजी से अपर्दन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और रीजन हमको पता है कि इसके का क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो कृषि करते वक्त अगर गलत तरीके से हल चलाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने हल चलाना शुरू किया ऐसे, ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा, अगर वो ऐसे हल चला रहे हैं तो वो एक ही लाइन में हल चला रहे हैं तो ठीक है, अगर प्लेन सरफेस है तो। लेकिन इस प्लेन सरफेस पर भी जो है वो कभी ऐसे हल चलाएंगे, कभी ऐसे हल चलाएंगे, कभी ऐसे चलाएंगे, कभी ऐसे, जैसे मर्जी अगर गलत तरीके से उस पर हल चलाते रहेंगे, प्लॉगिंग करते रहेंगे, तो बेटा उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है उससे भी मृदा अपर्दन होने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अगर गलत तरीके से हल चलाया जाता है तो उससे भी मृदा अपर्दन होने का बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। उसके बाद बेटा जो समोच्च रेखाएं होती हैं, जैसे ढाल वाली भूमि पर भी क्या होता है, जैसे ये ढाल वाली भूमि है, ये मैंने ऐसे कोशिश की है, आप देखिए, ये मैंने ऐसे कोशिश की है ये ढाल वाली जमीन दिखाने की। ठीक है, कि भाई ये ढाल वाली जमीन है इस तरीके से, और इसमें जो है कैसे खेती की जाएगी। अगर देखो बेटा, इसमें जो है ये जो ढाल वाली जमीन है, इसमें अगर इस तरीके से प्लॉगिंग की जाएगी, अगर इस तरीके से हल चलाया जाएगा, देख रहे हैं आप, ऐसे इस तरीके से, यानी कि अगर आप देखें तो ये सीढ़ी नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सीढ़ियां बनानी है। ठीक है, तो ये जो सीढ़ियां सी बनी है ये क्या बन गई, सीढ़ीदार कृषि बन गई है। ठीक है, ये बेसिकली कहां पर होती है, ये पश्चिम और मध्य हिमालय में की जाती है। ये ढलान वाले स्थानों पर ही ऐसी कृषि क्यों की जाती है, क्योंकि इससे क्या रहता है कि इससे जो है मृदा अपर्दन बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा, जब भी इस तरीके से किया जाता है तो आप अपनी स्टेयर्स पर इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल को, कि अगर स्टेयर्स जो है आपकी थोड़ी सी आगे की तरफ, जिधर की तरफ आप अपना स्टेप रखते हैं, बिल्कुल जो किनारी होती है स्टेयर्स की, अगर वो स्टेयर्स की किनारी थोड़ी सी ऊंची होती है तो वहां पर जो है पानी गिरने पर वो पानी ऊपर ही रुका रहता है, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो हिमालय क्षेत्र है या जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, जहां पर इस तरीके की जमीन है, जहां पर ढलान ज्यादा पाए जाते हैं, तो ढलान वाली जमीन पर कैसी कृषि की जाती है, सीढ़ीदार या फिर सोपान कृषि। सोपान का मतलब ये 1 2 3 रैंक, इस तरीके से रैंक टाइप्स जो है, इस तरीके की जो है हायरार्की सिस्टम में, इस तरीके की जो है सोपान सिस्टम में
कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद एक अलग है, ये स्लोप्स जो होते हैं बेटा, ये जो स्लोप्स होते हैं, इन स्लोप्स को जो है इस तरीके से सेट किया जाता है जिससे कि पानी जो है मृदा का कटाव ना हो, मिट्टी बह करके नीचे ना आए और ढंग से कल्टीवेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं, ये मैंने ऐसे बताया है कि अगर मान लीजिए इस तरीके के ढलान वाले क्षेत्र पे यूं यूं करके हम जो है कृषि करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की कृषि की जाती है तो इससे क्या होगा, इससे जो है किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो पानी ऊपर रुकेगा और ना ही जो है वहां पर पानी नहीं रुकेगा, पानी के साथ बीज भी नहीं रुकेंगे और बीज के साथ साथ जो है मृदा भी नहीं रुकेगी, सब कुछ बह करके नीचे आने लगेगा और जो है ये फसल का तरीका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो ढलान वाले क्षेत्र है वहां पर ऐसी कृषि की जाती है जिसको हम समोच्च जुताई कहते हैं। ठीक है, इसका ये नाम होता है। इसके बाद अगर पवनों, जहां पर पवनें बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो हम पवन अपर्दन की बात कर रहे थे जैसे, तो पवनों को रोकने के लिए हम क्या जो है तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक बेटा केवल मृदा अपर्दन नहीं है, साथ में संरक्षण भी है। तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो संरक्षण के उपाय बता रही हूँ कि किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो गलत हल चलाया जाता है, गलत हल चलाने की बजाय हल को सही तरीके से चलाया जाए। दूसरा जो है समोच्च जुताई की जाए, यानी कि इस तरीके से ढलान वाले क्षेत्रों पे सीढ़ीदार खेती करके या सोपान के रूप में खेती करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि पवनों द्वारा जो है क्या किया जा सकता है बेटा, जैसे बड़े बड़े जो खेत होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े खेतों में क्या होता है कि आप बच्चों ने देखा भी होगा, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि बड़े बड़े खेतों के बीच में क्या रहता है, बीच में जो है ऐसे इस प्रकार से घास की पट्टियां लगाई रहती हैं। ठीक है, उन पट्टियों को लगाने का कुछ उद्देश्य होता है। जैसे क्या होता है बेटा, जैसे जैसे ये घास की पट्टियां उगाई जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये जो घास की पट्टियां जो बीच बीच में होती हैं, ये पवनों द्वारा जो बल होता है, यानी कि पवनें जो बहुत तेजी से चलती हैं, तो वो पवनें जो हैं अपने साथ मिट्टी को उड़ा उड़ा के बहा करके नहीं ले जाती हैं। ठीक है, एक तो जल है, ऊपर से मिट्टी, ऊपर से जो है पवन है। लेकिन अगर वहां पर ये वाला घास वाला प्रोसेस कर दिया जाता है, बीच में से स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं इस तरीके से, तो वहां पर जो है पवनों के द्वारा जनित बल कमजोर पड़ जाता है और फिर उनसे मृदा अपरदन होने का चक्कर खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, या फिर आप जो है काफी कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद है, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली स्टाइल को हम क्या कहते हैं, इस वाली स्टाइल को जहां पर जो है इस तरीके से घास की पट्टियां बना करके कृषि की जाती है, उसको हम कहते हैं पट्टी कृषि। ओके, इसके बाद एक लास्ट बात और बताइए यहाँ पर कि जब बहुत तेज तेज पवनें चलती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हमने आपको कारण बताया था कि वनोन्मूलन के कारण भी क्या होता है, मृदा बनना और मृदा अपरदन का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो है जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहां पर साइडों में जो है और बीच में जो है वहां पर कुछ बड़े बड़े पेड़ लगा करके भी क्या किया जा सकता है, पवनों द्वारा जनित बल को कम किया जा सकता है। जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो पवनों के बीच में जो है एक तरीके से रुकावट का काम करते हैं, पवनें डायरेक्ट जा करके जो है मैदानों को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, देखो अमेरिका में ये इसको क्या कहते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है, ये इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ उगा देने का नाम क्या होता है, रक्षक मेखलाएं। ठीक है, रक्षक मतलब जो शेल्टर, जो रक्षा करेंगी। ठीक है, मेखला का मतलब क्या होता है बेटा, मेखला का मतलब होता है बेल्ट, यानी कि बेल्ट का मतलब ये ऐसे सारी लाइन में इस तरीके से जो है ये सारे पेड़ लाइन में लगाए जाएंगे जिससे कि फायदा हो, कोई पेड़ आगे कोई पेड़ पीछे नहीं, इस तरीके से एक बेल्ट के रूप में सारे पेड़ जो है, बहुत सारे पेड़ इस तरीके से लाइन में लगाए जाएंगे जिससे कि वह पवनों की गति को धीमा कर सके और जो है इसको पवनों के द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोक सके। ठीक है, तो आपको जो है ये इस तरीके से पूरा टॉपिक समझना है। आपकी बुक में जो है इसको आप रीडिंग करेंगे, खूब अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे और इस नोट्स के साथ उसको टैली करके कि भाई हाँ एक एक चीज जो है नोट्स में इंक्लूड की गई है, आप उसको वैसे ही समझेंगे बेटा। जहां पर भी आप जो है रीडिंग करते वक्त, बुक में से रीडिंग करते वक्त अटक जाते हो तो बुक के साथ आपको जो है वीडियोस की हेल्प लेनी है, आपको ये साथ में मेरा ये जो है वीडियो सुनना है, लेक्चर सुनना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा कौन सी चीज कैसे है, क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Thank you all of you.